स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये एयरबस A320-212 विमान बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार है। लेकिन एक बार लैंडिंग फेल होने के बाद जैसे ही ये गो अराउंड के लिए जाता है तो रनवे की लाइट ऑफ हो जाती है। सामने काला अंधेरा छाया हुआ है और पायलट को ये भ्रम हो रहा है कि ये सही दिशा में जा रहे हैं। इसी भ्रम में ये एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं और तभी अचानक से ये प्लेन भी रडार से गायब हो जाता है। तो आखिर कहां गया ये प्लेन और इसमें सवार पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ? क्या ये लोग जिंदा बच पाए या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गए? ये हैरत अंगेज कहानी है गल्फ एयर फ्लाइट 072 की, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 23 अगस्त साल 2000 गल्फ एयर फ्लाइट 072 इजिप्ट के कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही है। फ्लाइट 072 को इस एयरबस A320-212 विमान से ऑपरेट किया जा रहा है, जिसने पहली बार 16 मई 1994 को उड़ान भरी थी और इस फ्लाइट से पहले ये 17,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स और 14,000 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका है। इस फ्लाइट का कंट्रोल 37 साल के बहरीनी कैप्टन ईशान शकीब के हाथ में है, जिनके पास 4,416 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और उनमें से 1,043 आवर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने स्पेसिफिकली एयरबस A320 एयरक्राफ्ट पर उड़ान भरते हुए गेन किया है। कैप्टन का साथ देने के लिए 25 साल के फर्स्ट ऑफिसर खलफ अल अलवाई भी प्लेन में मौजूद हैं, जिनके पास 608 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है और इनमें से 408 का एक्सपीरियंस इन्हें एयरबस A320 पर हासिल हुआ है। असल में ये कुछ महीने पहले ही एयरबस A320 के लिए फर्स्ट ऑफिसर की पोजीशन पर प्रमोट हुए हैं। पायलट्स फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और प्लेन को डेजिग्नेटेड गेट तक ले जा रहे हैं, लेकिन एक क्लैरिकल एरर की वजह से ये गलत गेट पर जा पहुंचते हैं। ग्राउंड स्टाफ को जब गलती का पता चलता है तो पायलट्स को वापस सही गेट पर लाया जाता है, जिसमें काफ़ी समय निकल जाता है। इधर पैसेंजर्स भी वेट करते करते परेशान हैं कि आखिर उनका प्लेन कहाँ है और उन्हें बोर्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। गलती पता चलने के कुछ समय बाद सब कुछ सेट हो जाता है और आखिरकार धीरे धीरे करके पैसेंजर्स बोर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में प्लेन के अंदर 135 पैसेंजर्स सवार हो चुके हैं, जिनमें 61 आदमी, 37 महिलाएं और 37 बच्चे शामिल हैं। इनके अलावा प्लेन में 2 पायलट्स और 6 कैबिन क्रू भी है। ये सभी 143 लोग 17 अलग अलग कंट्रीज से हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर इजिप्ट और बहरीन के निवासी हैं। बोर्डिंग के बाद प्लेन को अब टैक्सिंग के लिए रेडी किया जा रहा है, जिसमें सभी चेक्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद ये प्लेन रनवे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। रनवे पर अपनी पोजीशन में आने के बाद पायलट्स ATC से उड़ान भरने का क्लियरेंस मांगते हैं, लेकिन कई मिनट वेट करने के बाद भी इन्हें टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिल पाती है। असल में समय से उड़ान ना भरने की वजह से एयर स्पेस बिजी हो गया है, इसलिए ATC फ्लाइट 072 को उड़ान की परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि कुछ मिनटों के इंतजार के बाद आखिरकार पायलट्स को क्लियरेंस दे दिया जाता है और फ्लाइट 072 शाम के 4:52 लोकल टाइम पर बहरीन के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन ये फ्लाइट अपने शेड्यूल से 52 मिनट लेट है, इसलिए इसकी एक्सपेक्टेड लैंडिंग रात के अंधेरे में होगी और यही चीज
आज इस फ्लाइट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। इस समय प्लेन तेजी से बहरीन की तरफ बढ़ रहा है और पैसेंजर्स भी रिलैक्स होकर उड़ान का मजा ले रहे हैं। बहरीन पहुंचने से पहले प्लेन को दमन एयर स्पेस से होकर गुजरना है, इसलिए ये इस एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं। दमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट को 14,000 फीट से डिसेंड करने की परमिशन दे देता है और साथ ही ये भी कहता है कि इन्हें 3500 फीट तक डिसेंड करना है। ये इंस्ट्रक्शन नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें दमाम एटीसी फ्लाइट्स को 3500 फीट तक क्लियर करता है और फिर बहरीन अप्रोच को हैंड ओवर कर दिया जाता है। कैप्टन शकीब इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और टेक ऑफ से करीब 2 घंटे बाद ये फ्लाइट बहरीन एयर स्पेस में एंटर कर जाती है। इसके बाद कुछ ही समय में ये फ्लाइट एयरपोर्ट के काफ़ी करीब पहुंच जाती है, जिसके चलते कैप्टन प्लेन का ऑल्टीट्यूड कम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इन्हें VOR अप्रोच के जरिए लैंडिंग कराना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि VOR एक नेविगेशन सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट को सही डायरेक्शन बताने में मदद करता है। यह सिस्टम एक ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल भेजता है जो एयरक्राफ्ट के रिसीवर तक पहुंचते हैं। इसमें 2 मेन सिग्नल होते हैं, रेफरेंस सिग्नल और वेरिएबल सिग्नल। रेफरेंस सिग्नल हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन से ब्रॉडकास्ट होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, ताकि एयरक्राफ्ट को पता चल सके कि ग्राउंड स्टेशन नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है। दूसरा सिग्नल वेरिएबल सिग्नल होता है, जो एक रोटेटिंग बीम के रूप में ब्रॉडकास्ट होता है। ये बीम 360 के सर्कल में घूमती है, यानी हर डायरेक्शन में रोटेट करती है। जब एयरक्राफ्ट इस सिग्नल को रिसीव करता है तो ये रोटेटिंग बीम की पोजीशन को मेजर कर लेता है। एयरक्राफ्ट का रिसीवर दोनों सिग्नल्स को रिसीव करता है और इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस मेजर करता है। इसका मतलब है कि ऑल्टीट्यूड को एक्यूरेटली मेंटेन करना पायलट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब फ्लाइट 072 बहरीन अप्रोच से कांटेक्ट करती है तो कंट्रोलर कंफर्म करता है, कंट्रोलर गल्फ एयर 072 बहरीन अप्रोच, गुड इवनिंग। आपको हैंडओवर के बाद आइडेंटिफाई किया गया है। रनवे 12 के लिए सेल्फ पोजीशन क्लियर है और आपको दमाम ने 3500 फीट तक क्लियर किया है, कंफर्म करें। लेकिन कैप्टन शकीब को ऐसा लगता है कि उन्हें 3500 नहीं बल्कि 7000 फीट तक क्लियर किया गया था। इसलिए वो फर्स्ट ऑफिसर अल अलवाई से कहते हैं कि उन्हें बता दो हम 7000 फीट तक क्लियर्ड हैं। असल में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि दमाम एटीसी ने साफ तौर पर 3500 फीट तक डिसेंड करने का ऑर्डर दिया था। अब कैप्टन को 3500 की जगह 7000 फीट क्यों सुनाई दिया? इसके पीछे दमाम एटीसी के माइक्रोफोन या फिर कैप्टन शकीब के हेडफोन्स की भी गड़बड़ हो सकती है। और इससे पता चलता है कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन के दौरान छोटी छोटी डिटेल्स भी कितनी मायने रखती है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा बिग पासपोर्ट के हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद ही एविएशन वीडियोस बनाने के लिए बिग पासपोर्ट के माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करता हूं। इनफैक्ट अभी जो आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं वो भी बिग पासपोर्ट के ही USB माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अपने टीम मेंबर से ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए भी काफ़ी समय से इन्हीं हेडफोन्स का यूज़ कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी गाइज, बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी और रिलायबल हैं और इनका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स के अलावा ये वेबकैम्स और मॉनिटर स्टैंड भी सेल करते हैं, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर चलिए अब वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। इसके जवाब में कंट्रोलर एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें 7000 नहीं बल्कि 3500 फीट तक डिसेंड करने की परमिशन है और अभी उन्हें इसी ऑल्टीट्यूड पर होना चाहिए।
ये सुनते ही कैप्टन शकीब बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि इस समय इनका प्लेन जितना होना चाहिए उससे ऑलमोस्ट डबल ऊंचाई पर है। ऐसे में ये ऑटो पायलट मोड हटाकर जल्दी से प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर भी घबरा जाते हैं और प्लेन की नोज को डाउन करके तेजी से ऑल्टीट्यूड घटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नोज को ज्यादा डाउन करने की वजह से एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है और ये बहुत तेजी से रनवे के नजदीक आ जाता है। कैप्टन घबराते हुए प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नोज डाउन करने से प्लेन का ऑल्टीट्यूड तो कम हो जाता है, लेकिन इसकी स्पीड कंट्रोल में नहीं आ पाती। इस समय प्लेन की स्पीड 130 नॉट्स के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये 250 नॉट्स पर उड़ रहा है। साथ ही इस समय इसकी ऊंचाई 1500 फीट होनी चाहिए, लेकिन इसका ऑल्टीट्यूड 1617 फीट है। अब कैप्टन के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो लैंडिंग प्रोसेस को रोक दें और गो अराउंड के बाद दोबारा लैंडिंग का प्रयास करें। लेकिन मौके की नज़ाकत को ना समझते हुए कैप्टन मानो जिद पर अड़ जाते हैं कि वो लैंडिंग करके ही रहेंगे। इसलिए बहुत ही तेज स्पीड से फ्लाई करते हुए ये रनवे के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। इसी समय कैप्टन लैंडिंग गियर को डाउन करते हैं और फ्लैप को पोजीशन 1 पर सेट करते हुए रनवे पर उतरने की तैयारी में लग जाते हैं। इधर फर्स्ट ऑफिसर भी परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। इसलिए वो कैप्टन पर भरोसा करके हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अब कैप्टन को भी समझ आ जाता है कि कुछ भी करके वो सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। अब इनके पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि कुछ सेकंड्स की देरी भी इन्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है। इसलिए ये तेजी से प्लेन की नोज को ऊपर की तरफ पिच करते हैं और गो अराउंड करने के लिए लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए फ्लैप को पोजीशन 3 पर सेट कर देते हैं। पोजीशन 3 पर प्लेन की स्पीड काफी बढ़ जाती है और ये तेजी से लेफ्ट की तरफ जाने लगता है। तभी कॉकपिट में 7:29 और 41 सेकंड पर फ्लैप ओवर स्पीड का अलार्म बजने लगता है। ज्यादा स्पीड की वजह से रनवे दूर होता जा रहा है और अभी कैप्टन कुछ कर पाते उससे पहले ही रनवे की विजिबल लाइट्स ऑफ हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन घोर अंधेरे में पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन पायलट को कुछ समझ नहीं आता कि उनका ऑल्टीट्यूड कितना है या वो उस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। इसे जानने के लिए उनके पास एकमात्र ऑप्शन है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्लेस यानी PFDs, जिस पर ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर्स नजर आ रहा है। लेकिन फ्लैप ओवर स्पीड का अलार्म बजने के बाद कैप्टन का पूरा ध्यान फ्लैप को एडजस्ट करने और ओवर स्पीड प्रॉब्लम को ठीक करने में लगा हुआ है। साथ ही अचानक से रनवे का विजुअल रेफरेंस गायब होने के बाद कैप्टन और ज्यादा घबरा गए हैं। इसी घबराहट में कुछ समय बाद उन्हें एक फिनोमेना एक्सपीरियंस होता है जिसे सोमाटोग्राफिक इल्यूजन कहा जाता है। इस इल्यूजन का मतलब है कि जब आपके पास किसी चीज़ का विजुअल रेफरेंस नहीं होता है तो आपकी बॉडी को लगता है कि वो जिस दिशा में जा रही है वही सही दिशा है। कैप्टन को भी ऐसा ही लग रहा है कि वो प्लेन को सही डायरेक्शन में कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में प्लेन रनवे से दूर होता जा रहा है और उसका ऑल्टीट्यूड भी गलत है। अंधेरी रात होने की वजह से बाहर घना अंधेरा छाया हुआ है और प्लेन एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर इस उम्मीद में है कि वो सफल लैंडिंग कर लेंगे। साथ ही पैसेंजर्स को भी लगने लगा है कि अब लैंडिंग का समय हो चुका है, इसलिए वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अभी भी भ्रम में है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि इस समय प्लेन एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर निकल चुका है। इस वक्त
अरेबिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग समय हो रहा है 7:30। पायलट प्लेन को लैंड कराने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी एक जोरदार धमाका होता है और प्लेन पर्शियन गल्फ में क्रैश कर जाता है। इधर बहरीन एटीसी इंतजार में है कि फ्लाइट 072 लैंडिंग के लिए कब आएगी, और तभी वो देखते हैं कि अचानक से प्लेन रेडार से गायब हो गया है। एटीसी बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सब परेशान हैं कि आखिर इस घने अंधेरे में फ्लाइट 072 कहां गायब हो गई। जल्द ही उन्हें समझ में आ जाता है कि प्लेन के साथ जरूर कोई अनहोनी हो गई है, इसलिए फौरन ही रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। काफी खोजबीन के बाद रेस्क्यू टीम को प्लेन के बिखरे मलबे समुद्र में तैरते नजर आते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया है। ये एक बहुत ही भयानक दुर्घटना थी, जिसमें प्लेन के अंदर सवार सभी 143 लोगों की मौत हो जाती है। इस टेरिबल इंसिडेंट के बाद बहरीन के एमिर हमद बिन ईसा अल खलीफा देश में 3 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करते हैं, और इस दर्दनाक क्रैश के क्या कारण थे, इस पर जांच शुरू हो जाती है। जांच के बाद कई गलतियां सामने आती हैं, जिनमें पहली है पायलट एरर। दरअसल कैप्टन शकीब ने दमाम कंट्रोल से मिले क्लियरेंसेस को गलत समझा और फर्स्ट ऑफिसर को 7000 फीट तक डिसेंड होने को कहा, जबकि उन्हें 3500 फीट तक डिसेंड करना था। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण फ्लाइट ने सही ऑल्टीट्यूड मेंटेन नहीं किया। दूसरी गलती थी फ्लैप सेटिंग्स, जिसे सही पोजीशन पर सेट नहीं किया गया था, और इसकी वजह से प्लेन की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। इस क्रैश का रीजन पायलट का कम एक्सपीरियंस और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग भी थी, जिस वजह से एविएशन इंडस्ट्री में कई बदलाव किए गए ताकि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो। इस पर्शियन गल्फ में हुए उस वक्त के सबसे भयानक और दर्दनाक प्लेन क्रैशेस में से एक था, जिसकी यादें लोगों के जहन में आज भी ताज़ा हैं।